बड़े चीज की शुरुआत एक छोटे से होती है और ऐसे ही हमारे जीवन की शुरुआत भी एक छोटी सी चीज से हुई थी। वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी टॉपर्स। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। गेस व्हाट? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे चीज से होती है और ऐसे ही हमारे जीवन की शुरुआत भी एक बहुत छोटी चीज से हुई। उस छोटी चीज का नाम है सेल। यस, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। तो सेल एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है और आज हम इस माइक्रोस्कोपिक यूनिट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों? फंडामेंटल मीन्स बेसिस। पूरी लाइफ का जो बेसिस है वो सेल है। जी हाँ, हर लिविंग बीइंग जो अर्थ पे पाए जाते हैं उनकी लाइफ का बेसिस जो है वो सेल है। सेल से ही हर लिविंग बीइंग की बॉडी बनती है, ऑपरेट होती है और जब तक सेल डेड होती है तब तक उस लिविंग बीइंग की लाइफ चलती रहती है। सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। सेल को माइक्रोस्कोपिक यूनिट कहा जाता है। It is also known as building block of living beings or organisms. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है और मैं आज एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को वन शॉट में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। चलिए, सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। ऑलरेडी हम जानते हैं सबसे छोटा यूनिट होता है सेल बॉडी का। इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी किया जाता है। नेकेड आई से हम सेल को स्टडी नहीं कर सकते, ना हम देख सकते, ना उसके फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते। नेक्स्ट जो सेल को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग बीइंग्स क्यों कहा जाता है? देखिए, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है एक ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स ईंट। बहुत सारी ईंटों से मिलकर एक बहुत बहुमंजिला इमारत बन जाती है, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरीके से बहुत सारी सेल्स से मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या वो एनिमल हो या एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा मकोड़ा हो, हर वो ऑर्गेनिज्म जो सांस लेता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो सेल से मिलकर बना होता है। किस तरीके से? सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। एक से ज्यादा सेल्स मिलकर जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं और एक से ज्यादा टिश्यू कंबाइन मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। एक से ज्यादा ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम और इसी तरीके से बहुत सारे या एक से ज्यादा ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो जिस तरीके से एक ब्लॉक पूरी बिल्डिंग को बनाता है उसी तरीके से एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती है। लेकिन सेल के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। एक बॉडी में एक ही जैसी सारी सेल्स नहीं पाई जाती, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, उनके फंक्शंस अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये इट्स जस्ट द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल। ये मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है सेल को। सेल एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है। इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसका जो बेसिस है वो सेल है। इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनती है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म।
के बारे में कहा गया, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड एज सेल। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किससे मिलकर बने हैं, एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट से, जिसको सेल कहा जाता है। इसीलिए सेल की डेफिनेशन जो बनी गई, यूनिवर्सल डेफिनेशन है सेल की, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं हम इसको, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को सभी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, उनके बॉडी की जो संरचना है वो सेल से मिलकर बनती है। फंक्शनल क्योंकि बॉडी का हर फंक्शन एक अलग सेल पे डिपेंड करता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। इट मीन्स कि एक सिंगल सेल बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। लेकिन एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, वो सारे सेल्स डिफरेंट होते हैं और हर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। सेल के बारे में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब क्लियर किए हैं। नाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को किसने खोजा, कैसे पता चला? सबसे पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में सेल को डिस्कवर्ड किया। सेल को डिस्कवर्ड किया कॉर्क पीस में। कॉर्क स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप से स्टडी किया और उसके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल। लेकिन कॉर्क स्लाइस से जो जिस सेल को उन्होंने डिस्कवर किया वो सेल था एक डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप से स्टडी किया और एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया और उसको नाम दिया सेल। लेकिन वो सेल कैसा था? डेड सेल। जब डेड सेल है तो ऑब्वियसली वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, ल्यूवेनहुक। 1674 में इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया या लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया इन पॉन्ड वाटर। किसमें ऑब्जर्व किया? पॉन्ड वाटर में। ल्यूवेनहुक ने 1674 में लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर में। तो इस तरीके से सेल डिस्कवर हुई। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन वो एक डेड सेल था। उसके बाद ल्यूवेनहुक ने सेल को, एक्चुअल सेल को जो डिस्कवर किया, लिविंग सेल को जो डिस्कवर किया, वो थे ल्यूवेनहुक। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? दो साइंटिस्ट थे, स्केलेटन एंड स्वान। उन्होंने एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी के कुछ बेसिस थे, कुछ पॉइंट्स थे। सेल थ्योरी को, जो सेल थ्योरी दी गई थी, वो दो साइंटिस्ट स्केलेटन और स्वान, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक सेल थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए और बताया कि जो सेल है वो किस तरीके से डिस्कवर हुई और किस तरीके से आइडेंटिफाई, उसको समराइज करके सेल थ्योरी दी गई। स्केलेटन जो साइंटिस्ट थे ये एक ज़ूलॉजिस्ट थे। इन्होंने जूलॉजी में महारत हासिल की थी। दूसरे जो स्वान थे ये हमारे बॉटनिस्ट थे। इतना डिटेल में वैसे पूछा नहीं जाएगा, मैंने सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है। स्केलेटन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे, स्केलेटन जूलॉजिस्ट थे एंड स्वान हमारे बॉटनिस्ट थे। ठीक है। तो सेल थ्योरी में इन दोनों ने जो पॉइंट्स बताए थे या जो उनके बेसिस थे, उसमें फर्स्ट था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर और उस बॉडी के सारे फंक्शंस किस पे डिपेंड करेंगे? सेल पे। सेकेंड इसका जो पॉइंट था सेल थ्योरी का वो ये था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं वो सभी किससे मिलकर बने हैं? दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। विदाउट सेल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग
सेल्स। जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेल थ्योरी का, कि जितनी भी सेल्स हैं वो सभी अराइज बनती कहाँ से हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इट मीन्स एक सेल से दो, दो से चार, इस तरीके से सेल में कंटिन्यूसली डिवीजन होता जाता है और पुराने सेल से नए सेल्स बनते जाते हैं। ठीक है, आज चैप्टर के लास्ट में टॉपिक है सेल डिवीजन, उसको भी मैं समराइज करूंगी। सो दिस इज द सेल थ्योरी कि सेल के थ्री बेसिक पॉइंट्स दिए गए सेल थ्योरी में। अब नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, सेल क्या होती है, सेल को डिस्कवर किसने किया ये भी पढ़ लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल का क्या रिलेशन है, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट डिपेंड्स ऑन सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में यही रिलेशन बताया गया है। अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। तो सेल के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं सेल में, इस तरीके का। सबसे आउटर एक एनवलप या एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर सेंटर में एक सब्सटेंस होता है या एक पार्ट कह सकते हैं सेल का, जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसको कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी स्पेस होता है, इसमें एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा होता है, इसको कहा जाता है सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जनरल सेल का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जो बेसिकली हर सेल में नहीं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जिसको कहा जाता है सेल वॉल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन है साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करना, और न्यूक्लियस का फंक्शन है ब्रेन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, और साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, और छोटे छोटे पार्ट्स कह सकते हैं हम वो होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करने से पहले हम टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के में जो डिफरेंसेस हैं और जो सिमिलरिटीज हैं, मैं आपको कंबाइनली इस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इजी वे में मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज लर्न कराने वाली हूँ। तो चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? एज द नेम इंडिकेट, प्रो। बायोलॉजी में प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। बायोलॉजी में प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। नॉर्मली प्रो मीन्स एडवांस होता है, जैसे कि आजकल जो चल रहा है एप्पल 16 प्रो मैक्स, एडवांस, जितने ज़्यादा एडवांस फीचर आते जाते हैं टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे प्रो वर्ड यूज होता है। लेकिन बायोलॉजी में प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड, पुराने। एंड द कैरियन मीन्स है हमारा न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बहुत पुराने हैं, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स ही डिस्कवर हुए थे, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक नाम दिया गया। इनके अंदर जो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और पाया भी जाता है तो बहुत ही ज्यादा वीक और छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है, ये कह सकते हैं हम एक तरीके से। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो हैं ओल्डेस्ट सेल। मैं आपको बता चुकी हूँ प्रिमिटिव सेल है, ये सबसे पुराने सेल से प्रोकैरियोटिक सेल। इनका जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल एंड सिंपल है, बहुत छोटे साइज के मिलते थे, और बहुत सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लैक न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस ना के बराबर होता है, अगर होता भी है तो।
अदरवाइज न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लैक ऑर्गेनेलीज, जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल्स किन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है वो सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि हम देखते हैं मोबाइल का, सबसे पहले जो मोबाइल लॉन्च होता है उसमें फीचर्स कम होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ एक ही कंपनी जो बार बार नया मोबाइल लॉन्च करती है तो उसके फीचर्स बढ़ाती जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें यूज करती जाती है। इसी तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से प्रिमिटिव थे और इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल्स से नए सेल्स इवॉल्व हुए जिनको नाम दिया गया यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फीचर्स थे, बहुत ज्यादा क्वालिटीज थी। क्या क्या क्वालिटीज थी? दे आर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरेटिवली ये कैसे थे? बड़े थे, मोर कॉम्प्लेक्स था, इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। कंटेन न्यूक्लियस, अब इनके पास फुली डेवलप न्यूक्लियस था फुली डेवलप न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस का बेसिक फंक्शन क्या था? मैंने अभी आपको बताया, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटी को, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ही सेल को कमांड देता है कि अब सेल को क्या काम करना है। तो इनके पास एक फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस था। नेक्स्ट है कंटेन ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल ऑर्गेनेलीज नहीं थे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल से जब यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज धीरे धीरे डेवलप होते चले गए और एक कंप्लीट सेल बन गया। फाउंड इन सिंगल सेल एंड मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है और बाकी के जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में और बाकी के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस। अब कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ तो इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। वो है हैव डीएनए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में डीएनए पाया जाता है। अगर डीएनए नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेल डिवीजन ना हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी। तो डीएनए दोनों ही सेल्स में पाया जाता है। देन हैव राइबोसोम्स। दोनों ही सेल्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बाकी के ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, लेकिन राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो कि मेन स्ट्रक्चर है सेल का, 3 स्ट्रक्चर मेन है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म दोनों सेल में होता है। एंड हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कवरिंग है सेल की, उसके बिना तो सेल बन ही नहीं सकती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक में बहुत ही ज्यादा माइन्यूट स्टेट में होता है, अगर होता भी है तो, अदरवाइज एब्सेंट होता है। और एक फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेल्स और दोनों सेल्स के बीच में डिफरेंसेस और दोनों सेल्स के बीच में सिमिलैरिटीज बताया। अब हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल कुछ स्पेसिफिक सेल्स में पाया जाता है, स्पेशली जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। ये 3 पार्ट्स हैं सेल के स्ट्रक्चर में जिनसे सेल मिलकर बनती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने 1831 में। ठीक है,
इसके बाद न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेल को ऑर्डर करता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए सेल के अंदर सेंटर में इस तरीके का एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये जो डबल मेम्ब्रेन होती है इसको न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करती है, क्योंकि सेल के बाहर पूरे में साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, तो इसलिए ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसे न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में अलग करती है, सेपरेट करती है। इसके अंदर एक सेंटर में एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। और पूरे में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जिसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी मैं एक बार लेबलिंग कर देती हूँ ताकि आपको समझना इसी रहे। ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये है न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें भी एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस फैला होता है। सेंटर में जो है वो है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और पूरे में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। अब देखिए जो मेन फंक्शन होता है इस सेल का वो है क्रोमोसोम्स करता है, और क्रोमोसोम को कमांड देता है न्यूक्लियोलस। जब सेल का डिवीजन होता है तो ये थ्रेड लाइक क्रोमोसोम रॉड शेप स्ट्रक्चर में, इस तरीके से रॉड शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पेयर्स बना के रॉड शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इन क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। हाफ हाफ क्रोमोसोम अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स में बेसिकली प्रेजेंट होता है डीएनए, जो क्या करता है, डीएनए उस सेल की या उस पूरी बॉडी की, उस पर्टिकुलर सेल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए पे होती है, और वही डीएनए क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम्स टू दो क्रोमोसोम अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि दो क्रोमोसोम है और एक सेल का डिवीजन हुआ तो एक क्रोमोसोम एक सेल में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाता है। इस तरीके से जो डीएनए का क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ये सेल डिवीजन के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का ही मेन रोल है। और साइटोप्लाज्म में भी जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी भी कुछ एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अभी जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब इसके फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के जो मेन फंक्शंस है, न्यूक्लियस क्या क्या काम करता है देखते हैं। कंट्रोल ऑल फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल। बेसिकली न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सेल की सारी एक्टिविटीज एंड स्पेशली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन सबको परफॉर्म करने का काम या उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, सेल की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, वो कौन स्टोर करके रखता है, न्यूक्लियस। मेक्स राइबोसोम, सेल में जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम बनाने का काम करता है। राइबोसोम आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं जो कि सेल साइकिल में नेसेसरी है। एंड रेगुलेट्स सेल साइकिल, सेल को कब सेल साइकिल करना है, कब सेल साइकिल स्टार्ट करना है, कहाँ पे सेल साइकिल को स्टॉप करना है, और सेल साइकिल करने के लिए सेल को पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने सारे ऑर्गेनेल्स को रेप्लिकेट करना पड़ता है, डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है। तो ये सारी एक्टिविटी, सारे फंक्शंस को जो करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस पढ़े, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है सेल का स्ट्रक्चर का, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले मैं आपको सेल वॉल के बारे में बताऊंगी। सेल वॉल के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर
लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जिस लाइक ये सेल है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट्स, एल्गी, फंजाई और कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। और सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और सेल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल वॉल। सेल वॉल इजीली ब्रेकेबल भी होता है। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैम जिन सेल में सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? उनको प्रोटेक्शन सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। उनका सेल मेम्ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको किसी बाहरी प्रोटेक्शन की या सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपने सेल को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब ये दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब पढ़ते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है ये सराउंडिंग द सेल, सेल के चारों ओर एक आउटर कवरिंग होती है, आउटर सरफेस पे, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। बेसिकली इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये क्या क्या काम करती है? तो फर्स्ट है फिजिकल बैरियर फॉर द सेल, सेल के लिए एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। सेल को किसी भी तरीके से कोई हार्म ना पहुंचे इसलिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल को प्रोटेक्ट करती है हर फिजिकल बैरियर से। सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, सेल के अंदर वाटर कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट की क्वांटिटी अलग होती है और सेल के बाहर अलग होती है। तो सेल के अंदर का और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको सेपरेट करती है, बाहर से कोई भी अननेचुरल या अनवांटेड मॉलिक्यूल सेल के अंदर ना जा पाए और सेल के अंदर का जो मटेरियल है, जो फ्लूइड है या जो सब्सटेंस है वो सेल के बाहर ना जा पाए, इसलिए एक सेपरेशन का भी काम करती है। सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों? सिलेक्टिवली मतलब कि परमिएबल मीन्स होता है जो किसी भी चीज़ के आर पार जा सके। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वही सब्सटेंस सेल के अंदर लेती है, अंदर आने देती है जिसकी सेल को नीड है या जो सेल के लिए यूजफुल है, और जो सब्सटेंस सेल के लिए यूजफुल नहीं है या सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन गए हैं, प्रेजेंट है, उनको सेल से बाहर निकाल देती है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके दो मेन प्रोसेस भी करती है, ये दो और मेन फंक्शंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ये दो प्रोसेस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होते हैं। अब ये इनको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होते हैं। ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो प्रोसेस, या सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को एंटर करना और सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या एक्सेस अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनको सेल से बाहर निकाल देना, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है हमारा डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे बात आ गई सब्सटेंस की, सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से कोई सब्सटेंस लाइक सॉल्ट्स या कुछ शुगर्स और अंदर एंटर करने देती है या सेल में प्रेजेंट सॉल्ट्स को बाहर निकालती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों ही प्रोसेस किसके थ्रू होते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, सेल के बाहर जाना या सेल के अंदर जाना, और डिफ्यूजन में सॉलिड सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, सेल के अंदर जाना या सेल के बाहर आना। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है ये टू टाइप से होता है, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। एज द नेम इंडिकेट्स एक्सो मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल से बाहर जाना। अगर वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर जा रहा है
तो वहां पे एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। एंडो मीन्स अंदर आना, अगर वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहा है तो वहां पर एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन मैंने कंपैरेटिवली बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया है, ठीक है। डिफ्यूजन एक ही तरीके से होता है। अब 3 सॉल्यूशंस के बारे में भी हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। मैंने इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को जल्द इजी वे में और जल्द से जल्द इस चैप्टर समझ आए, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मीन्स होता है लेस या कम, हाइपो मीन्स क्या होता है, लेस, ठीक है, लेस डेंस। लेस डेंस का मतलब कम गाढ़ा, जिसके अंदर सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो कम है। अगर लेस डेंस है तो क्या होगा, हाई लिक्विड होगा या हाई फ्लूइड होगा, ठीक है। इट मींस वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है और सॉलिड सब्सटेंस कम क्वांटिटी में, उसको क्या कहा जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट हाइपर, हाइपर मीन्स होता है मोर डेंस, ठीक है, टॉनिक मीन्स डेंस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंटेंट कम है एंड सॉलिड कंटेंट ज्यादा है, उसको क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसो में क्या होता है, बोथ आर इक्वल, सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस आर इक्वल, तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके फंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या क्या प्रोसेस जुड़े होते हैं ये मैंने आपको बताया डिटेल में। अब हमारा थर्ड और लास्ट जो पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही हम साइटोप्लाज्म के फंक्शंस और सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। 2 वीडियो में हम ये टू पार्ट्स में हम ये चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको 9th 10th सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सेल के बारे में या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें और अच्छे कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। बहुत जल्दी इस नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊँगी और ये चैप्टर हम बहुत जल्दी कंप्लीट